मिशन लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय से संबंधित व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला स्टडी करेंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियोस में ऐसे टॉपिक को स्टडी करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वह यूपी टेट का एग्जाम हो, सी टेट, सुपर टेट या फिर केवीएस में टीचिंग का एग्जाम या फिर यूपी पुलिस एग्जाम या फिर आयोग द्वारा आयोजित होने वाला कोई भी एग्जाम हो, यदि किसी में भी हिंदी विषय से क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसी क्रम में हम आज वर्णमाला टॉपिक को स्टडी करेंगे। अन्य टॉपिक को फिर हम ऐसे ही धीरे धीरे स्टडी करेंगे जिससे हमारा एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। सो फ्रेंड्स, आज हम वर्णमाला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। दोस्तों, भाषा को सीखने के क्रम में हम बचपन से ही वर्णमाला को सीखते आए हैं। जब हम भाषा को सीखे तो सबसे पहले हमें वर्णमाला सिखाया गया। वर्णमाला में हमने सभी वर्णों को याद किया, लेकिन अब हम वर्णमाला को पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा इस टॉपिक को हम ब्रॉडली हम अच्छे से विस्तार में कैसे तैयार करें ताकि एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला कहते किसे हैं? अगर हम बात करें वर्णमाला किसे कहते हैं तो जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। हम कई वर्ण को पढ़ते हैं तो वर्ण के एक व्यवस्थित क्रम को हम पढ़ते हैं। एक वर्ड के बाद फिर दूसरा वर्ड आता है। ऐसा नहीं कि हम पहले कोई और वर्ड पढ़ लिए फिर बाद में कोई और वर्ड पढ़ लिए। जब हम वर्ड को एक व्यवस्थित रूप में पढ़ेंगे तो उसे वर्णमाला कहेंगे। तो एक लाइन में अगर हम बात करें तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, यह बात सभी को पता है कि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न अगर पूछ ले और ऑप्शन में दिया हो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो यह ऑप्शन सही होगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ज्यादा सटीक एक लाइन में यही हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह होता है जिसके और खंड ना किए जा सके, जिसे और टुकड़ों में तोड़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब क्या हुआ कि जिसके खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण कहते हैं। दोस्तों, जिसे और टुकड़ों में ना बांटा जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी कि हम अक्षर कह सकते हैं और ध्वनि। यहाँ से सबसे जो जरूरी चीज है वह यह है कि वर्ण को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। कहीं कहीं पर वर्ण न दे करके ध्वनि दिया होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अगर ऑप्शन में वर्ण है तो हम वर्ण लगाएंगे, ध्वनि है तो ध्वनि लगाएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है।
दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको हम बाद में चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद में फिर क्वेश्चन की भी सीरीज सॉल्व कराएंगे। और यदि आपने चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा, बहुत ही ध्यान से, तो आई होप कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम आगे पढ़ेंगे। हमने देखा वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अब हम आगे देखेंगे कि जब हम भाषा को पढ़ते हैं तो यह एक क्रमबद्ध स्वरूप होता है। जैसे वर्ण से मिलाकर के क्या बनता है, वर्ण को मिलाकर के शब्द बनता है, और फिर शब्द को मिलाकर के क्या बनता है, वाक्यांश बनता है, और फिर वाक्यांश से बड़ा फिर वाक्य बनता है। दोस्तों यह एक क्रमबद्ध स्वरूप है। वर्ण, फिर वर्ण से मिलाकर के शब्द बने, फिर उससे बड़ा है वाक्यांश, फिर वाक्य। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, एक जनरल आइडिया हमने डिस्कस किया यहाँ पर वर्णमाला के बारे में, हमें क्या पढ़ना है और आगे हम कैसे इसको स्टडी करेंगे। अब हम आगे देखेंगे वर्ण के भेद, वर्णों को किस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है और हम उससे कैसे अच्छे से उसको हम पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर आ सके। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। स्वर और व्यंजन। दोस्तों स्वर वर्ण क्या होते हैं और व्यंजन क्या होता है। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, मतलब कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण हमेशा सहायता करते हैं व्यंजन वर्णों के उच्चारण में। तो व्यंजन वर्ण कभी भी स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, और जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं, उनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे स्वर में क्या आ जाएगा, अ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ये सभी स्वर वर्ण हैं। ये सभी स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं और इनके उच्चारण में हमें अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, ये स्वर वर्ण है। अब हम व्यंजन वर्णों की बात कर लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित ना किया जा सके,
व्यंजन कहते हैं। दोस्तों अभी हमने देखा कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में समझ गए हैं। हमने स्वर वर्णों का उदाहरण देखा, अब हम व्यंजन वर्णों का उदाहरण देखेंगे। जैसे व्यंजन वर्ण है, मान लिया क, हम इसको स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते। हमें क के उच्चारण के लिए हमें क धन अ स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी, तब हम इसका उच्चारण कर पाएंगे क। ऐसे ही जितने व्यंजन वर्ण होते हैं उन सभी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, चाहे वो ग वर्ण हो या फिर ज वर्ण हो, किसी भी वर्ण को हमें उच्चारण के लिए उसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे कि स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं और व्यंजन वर्ण ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक जनरल डिस्कशन किया। अब हम देखेंगे कि अयोगवाह हम एक तीसरा रूप पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में हमें तीसरा रूप देखने को मिलता है अयोगवाह। यह हमने स्वर के बारे में पढ़ा और यहाँ हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे अयोगवाह किसे कहते हैं। दोस्तों अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग का मतलब यह है कि यह मात्रा होते हैं जिनको वर्णों के साथ जोड़ करके रखा जाता है, मतलब इनका बिना वर्णों के कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अयोगवाह में आता है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार होता है अंग और विसर्ग होता है अ। हम हिंदी में पढ़ते हैं अंग से अंगूर और अह से कुछ नहीं। ये जो है ये अनुस्वार है और विसर्ग है, इनको अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। और यह क्या है, यह मात्रा है। इनका प्रयोग किया जाता है अन्य वर्ण के साथ। बिना वर्णों के प्रयोग के इनका अस्तित्व नहीं है। हम यहाँ पर भी प्रयोग किए हैं तो अवर्ण के साथ प्रयोग किए हैं इसका। हम कहीं भी शब्द में प्रयोग करते हैं तो वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो हम कहेंगे, अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर तो हम कहेंगे पुनः पुनः। तो यहाँ पर हमने न वर्ण के साथ हमने उसके इस शब्द में हमने विसर्ग का प्रयोग किया। ये मात्रा के स्वरूप में होते हैं और इनका वर्णों के प्रयोग के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये अयोगवाह होते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न क्या पूछा जाता है, हम यह डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अयोगवाह में कौन कौन शामिल है, तो अनुस्वार और विसर्ग। और फिर हम अन्य प्रश्न देखेंगे तो स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। और यदि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आई होप कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। व्यंजन वर्ण वह वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते। इनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण भी हमने देखा और स्वर वर्णों के बारे में भी हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे स्वर वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं और व्यंजन वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यदि आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर
यह आपको नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, हम अपने इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। अभी तक हमने वर्णमाला और वर्ण के बारे में देखा, वर्ण के भेद के बारे में देखा, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में देखते हैं। आगे हम देखेंगे स्वर के भेद के बारे में। दोस्तों, स्वर का भेद स्वर के भेद जब हम पढ़ते हैं तो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि स्वर के भेद जो होते हैं, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ये सामान्यतः सभी को पता होता है, क्योंकि हमने ये बचपन से ही पढ़ा है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ये स्वर के भेद हैं। लेकिन अब अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हमें यहाँ देखना होगा कि स्वर के भेद 4 आधारों पर निर्धारित किए गए हैं। वे 4 आधार कौन कौन से हैं, एक बार हम जनरल आइडिया ले लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे उस टॉपिक में कि इस आधार पर कितने वर्ग किए गए हैं, फिर उसके बाद से अलग आधार पर कितने वर्ग किए गए, इस तरह से। तो जो स्वर के भेद हैं वो 4 आधार पर किए गए हैं। पहला आधार, दूसरा, तीसरा और चौथा। जो पहला आधार हम पढ़ेंगे वो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे जीवा के आधार पर स्वर का भेद। फिर तीसरा आधार हम पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। और फिर हम पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों, अगर हम पहला बात कर लेते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर हम देखेंगे तो स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसी को हम एक और भी कहते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। और फिर उसके बाद से हम पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ेंगे हम जीवा के आधार पर स्वर का भेद। जीवा के आधार पर स्वर का भेद। फिर तीसरा भेद हम पढ़ेंगे दोस्तों ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का भेद। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख की आकृति के आधार पर स्वर का भेद। मुख की आकृति के आधार पर दोस्तों, हम स्वर के भेद में ये चारों प्रकार पढ़ेंगे। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर का भेद, इसमें हम 3 भेद को पढ़ते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और इसी को जब हम मात्रा के आधार पर कहते हैं इसी प्रकार को, तो वह भी 3 ही होता है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। वही ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर वही होता है। फिर हम जीवा के आधार पर पढ़ेंगे। जीवा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है दोस्तों? जीवा के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्र स्वर, फिर पढ़ेंगे मध्य स्वर और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पश्च स्वर। फिर हम देखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर, 2 प्रकार के। फिर हम मुख की आकृति के आधार पर पढ़ेंगे। मुख की आकृति के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं? संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और फिर अर्धविवृत स्वर। ये सभी अलग अलग प्रकार हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे। स्वर हमें पता है कि 11 होते हैं दोस्तों। स्वर की संख्या जो है वह 11 है और इसी 11 स्वरों को हम
पहले एक आधार पर डिवाइड करेंगे 3 भागों में, फिर दूसरे आधार पर डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिर तीसरे आधार पर, फिर चौथे आधार पर। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले पढ़ते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, या कह लें कि मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। तो हमारा पहला टॉपिक ये है, स्वर के भेद में हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं स्वर का। दोस्तों इसमें 3 वर्गीकरण किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों उच्चारण में लगने वाला समय, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में कितना समय लग रहा है उस आधार पर, जैसे कुछ स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कुछ अन्य स्वरों के उच्चारण में उससे ज्यादा समय लगता है, और फिर कुछ अन्य है जो उससे भी ज्यादा समय लगता है। तो हम कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण समय से दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगा उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगा उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें 3 गुना समय लगा उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ पर हम मात्रा के आधार पर भी अगर इसको देखें तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो द्विमात्रिक होते हैं, और प्लुत स्वर कितने मात्रिक? त्रिमात्रिक होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ह्रस्व स्वर को कितना कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। ये एक मात्रिक होते हैं या द्विमात्रिक होते हैं, और जो प्लुत स्वर होते हैं ये त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। ह्रस्व स्वर में हम देखेंगे कौन कौन से स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर में जो स्वर हैं वह है अ, ई, छोटा ऊ और री। ये 4 स्वर दोस्तों ह्रस्व स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और अ। ये 7 स्वर दोस्तों दीर्घ स्वर में आते हैं, और ये 4 स्वर ह्रस्व स्वर में आते हैं। हम देखेंगे ये सभी एक मात्रिक स्वर हैं। आप ध्यान से देखें तो अ यह भी एक मात्रिक स्वर है, ई, छोटी ई यह भी एक मात्रिक स्वर है, छोटा ऊ यह भी एक मात्रिक स्वर है, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे ये सभी द्विमात्रिक स्वर हैं। और जब हम प्लुत स्वर की बात करते हैं तो जब हम उच्चारण करते हैं ओम, तो ओम दोस्तों हमें बोलने में एक मात्रिक स्वर से 3 गुना समय लगा। हम अ को बोल दिए, तुरंत बोल दिए। द्विमात्रिक स्वर अ से बोलने में दुगुना समय लगा हमें आ बोलने में। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगुना समय लगा हमें दीर्घ स्वर में, और प्लुत स्वर में हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगा। ओम, हम जब ओम बोले तो ये 3 गुना समय लगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर में कितने स्वर होते हैं? दोस्तों ह्रस्व स्वर में 4 स्वर हैं, और दीर्घ स्वर में कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन से ह्रस्व स्वर हैं, कौन से दीर्घ स्वर हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों, यहीं पर ही ये तो हमारा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ लिया, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन एग्जाम में एक अन्य प्रश्न भी पूछा जाता है, मूल स्वर और
संयुक्त स्वर या फिर हम क्या है दीर्घ स्वर, ये संधि स्वर जो है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे मूल स्वर का। मूल स्वर क्या होते हैं और संधि स्वर क्या होते हैं। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है, वो मूलतः उतने उपस्थित है ही स्वर में। और संधि स्वर कौन कौन से स्वर हैं, जो अन्य स्वरों की सहायता से बनाए गए हैं। मूल स्वर में जितने भी ह्रस्व स्वर हैं ये सभी मूल स्वर में आते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे मूल स्वर और संधि स्वर। दोस्तों अगर आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब उस कॉन्सेप्ट को वो पढ़े नहीं होते हैं या फिर ध्यान नहीं दिए होते हैं कि ये कैसे मूल स्वर हुए और ये कैसे संधि स्वर हुए। तो यहाँ पर हम वो और मतलब ओरिजिन कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि क्या है मूल स्वर, क्या है, इनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है, ये वास्तव में है। संधि स्वर क्या है, ये दो स्वरों को मिला करके बनाए गए हैं। जैसे हम देखेंगे आ शब्द जो है यह किससे मिला करके बनाया गया है, यह मिलकर के बना है अ धन अ से। दोस्तों आ शब्द जो है यह मिलके बना है अ और अ से, यानी कि यहाँ पे दो स्वर को मिला करके फिर एक नया स्वर बना है। बड़ी ई है, यह किससे मिलकर बना है, छोटी ई और छोटी ई, ये किससे मिलके बने हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट पता चला कि ये दो स्वरों को मिला करके बनाया जा रहा है यहाँ पर। इसी तरह से हम देखेंगे ऊ, यह किससे बना है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ किससे मिलकर बना है दोस्तों, छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो स्वर है और यह स्वर और यह स्वर ये सभी किससे मिलकर के बने हैं, ये किसी न किसी अन्य दो स्वरों को मिला करके बनाए गए हैं, यानी कि यह संधि स्वर हैं, इनको मिला करके बनाया गया है। इसी तरह से हम देखेंगे ए ऐ ओ औ, इन्हें भी मिला करके बनाया गया है। ए को किससे मिला करके बनाया गया है दोस्तों, ए को मिला करके बनाया गया है अ और ई से, और ओ को मिला करके बनाया गया है अ और ऊ से। ऐसे ही हम देखेंगे ऐ को किससे बनाया गया है, तो अ को बनाया गया है, ऐ को बनाया गया है अ और ए से, और अ को बनाया गया है अ और अ से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि अ जो है वो किससे मिलके बना है, अ और ओ से मिलकर के बना है। ए किससे मिलकर के बना है, अ और ए से मिलके बना है। ओ किससे मिलकर बना है, अ और ऊ से मिलकर के बना है। और ए किससे मिलके बना है, ये अ और ई से मिलकर। तो यहाँ पर हमने देखा जितने भी दीर्घ स्वर हैं ये सभी संयुक्त स्वर हैं, संधि स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे ये मूल स्वर थे। कौन कौन मूल स्वर थे, एक बार देखते हैं। अ, ई, उ और री, ये मूल स्वर हैं। इनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है। और यहाँ पर जो संधि स्वर हैं ये किसी ना किसी दो स्वर को मिला करके बनाए गए हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं, संधि स्वर को भी दो भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन से दो भाग में बांटा गया है दोस्तों, हम देखेंगे। यहाँ पर यह एक है और यह, यहाँ पर आप देखिए आ किससे मिलकर बना है, अ से और अ से, दोनों एक ही प्रकार के स्वर हैं। ई, बड़ी ई किससे मिलकर बनी है, छोटी ई से और छोटी ई से, ये दोनों एक ही प्रकार के स्वर हैं। फिर हम देखेंगे बड़ा ऊ किससे बना है, छोटा ऊ और छोटा ऊ से, ये भी दोनों एक ही प्रकार के स्वर हैं। तो यह जो वर्ग है यह सजातीय वर्ग है। मतलब ये कौन कौन, ये इन स्वरों को हम क्या कहेंगे, इन स्वरों को हम सजातीय स्वर कहेंगे। सजातीय स्वर मतलब एक ही तरह के स्वर से बने हुए हैं। कौन कौन, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सजातीय स्वर है। और इन्हें क्या कहेंगे,
विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे दोस्तों? ए, ओ, ए और औ। हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल स्वर कौन से हैं, संधि स्वर कौन से हैं, सजातीय स्वर कौन से हैं, विजातीय स्वर कौन से हैं। यह हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्वर के भेद में हमने पहला प्रकार पढ़ा। कौन सा पहला प्रकार था? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या फिर कह लें मात्रा के आधार पर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। हमने यह भी बताया कि इन्हें क्यों कहते हैं एक मात्रिक, द्विमात्रिक और ह्रस्व स्वर। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है किस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है तो ह्रस्व स्वर, किस स्वर के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगता है तो प्लुत स्वर। और हम देखेंगे मूल स्वर कौन है और संधि स्वर कौन है। संधि स्वर में ये सभी स्वर आ जाते हैं और फिर उन्हें हमने आगे देखा सजातीय और विजातीय स्वर कौन से होते हैं। अब हम दोस्तों अगला प्रकार पढ़ेंगे। स्वर के भेद हमने डिसाइड पहले हमने देखा 4 आधार पर रखे गए हैं। पहला आधार हमने पढ़ा। अब हम दूसरा आधार कौन सा पढ़ेंगे? जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। कौन सा है? जिह्वा के आधार पर जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों जब हम जिह्वा के आधार पर बात करते हैं, जिह्वा यानी कि जीभ, जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम किसी भी स्वर को बोल रहे हैं तो जीभ का या तो आगे का भाग, या तो मध्य का भाग, या तो पीछे का भाग, कहीं ना कहीं से वह अपना कोई ना कोई योगदान दे रहा है। तो हम देखेंगे कि जिह्वा के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है स्वर को। दोस्तों जिह्वा के आधार पर 3 भाग कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। दोस्तों जीभ के आधार पर कितने भाग हुए? 3 भाग, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें जीभ के आगे के भाग का प्रयोग हो रहा है उन्हें हम अग्रस्वर कह रहे हैं। जैसे कि हम देखेंगे अग्रस्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। अग्रस्वर में आएगा छोटी ई, बड़ी ई, ए, और री। दोस्तों ये ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हम देखेंगे कि जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग हो रहा है। ई, ए, री। मध्य स्वर में आता है ओ। और पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं? पश्च स्वर में आता है उ, बड़ा ओ, और आ। दोस्तों यह वर्गीकरण जीभ के आधार पर है। जीभ के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम स्वर का भेद तीसरे आधार पर देखते हैं। अभी हमने उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर देखा, जीभ के आधार पर देखा, और अब हम देखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर का भेद।
दोस्तों ये सभी कॉन्सेप्ट जो आपको बताए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब हम देखेंगे तीसरा आधार, ओष्ठकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा है ओष्ठकृत के आधार पर ओष्ठकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों ओष्ठकृत के आधार का क्या मतलब है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ का जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ओठ की आकृति जैसे बनती है उसी के आधार पर हम दो भाग में स्वरों को वर्गीकृत किए हैं। जैसे कि हम देखेंगे आगे कि इस आधार पर हम दो वर्ग को पढ़ते हैं। कौन कौन सा दो अलग अलग प्रकार है, एक है वृत्ताकार स्वर और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। कौन कौन से स्वर हैं दोस्तों? वृत्ताकार स्वर और अन्य है अवृत्ताकार स्वर। जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का रोल होता है और हम स्वर का उच्चारण जब कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे जब हम ऊ शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, ऊ ओ, तो इन सब के उच्चारण में जो ओठ की आकृति है वह गोल बन जा रही है। तो वृत्ताकार स्वर उसे कहते हैं जिसमें ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ ये सभी वर्ड किसमें आते हैं? वृत्ताकार स्वर में आते हैं। कौन कौन से स्वर हैं? छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, ओ और औ। दोस्तों ऊ से बनने वाले सभी वर्ड वृत्ताकार स्वर में आएंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे अवृत्ताकार स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे, तो अन्य सभी स्वर जो हैं वो अवृत्ताकार स्वर में आएंगे। कौन कौन से स्वर हुए? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और रे। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों ये सभी अवृत्ताकार स्वर हैं और ये चारों वृत्ताकार स्वर हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या देखा? स्वर के भेद। स्वर के भेद हम चार आधार पर पढ़ रहे हैं। कौन कौन से चार आधार हैं? सबसे पहले है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिसको हम पढ़ चुके हैं। जीवा के आधार पर हम इसे भी पढ़ चुके हैं। ओष्ठकृत के आधार पर हमने इस वर्गीकरण को भी पढ़ लिया। और अब हम जो चौथा वर्गीकरण है वह पढ़ेंगे दोस्तों मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों अब हम चौथा आधार देखेंगे। चौथा क्या है? मुख की आकृति के आधार पर मुख की आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। दोस्तों मुख की आकृति के आधार पर हम वर्गीकरण जो पढ़ेंगे इससे क्या मतलब है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो किसी स्वर के उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुला होता है, किसी में थोड़ा खुला होता है। इसी के आधार पर स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें हम देखेंगे कि मुख की आकृति के आधार पर स्वरों को चार भाग में बांटा गया है। कौन कौन से चार भाग हैं हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से
डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके प्रश्न में। तो ये सभी जो वर्गीकरण पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें से हर वर्गीकरण को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि किस वर्गीकरण से प्रश्न पूछ लिया जाए ये हमें नहीं पता है एग्जाम में, और ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम यहाँ पर चौथा आधार देखेंगे, मुख की आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मुख की आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण है समृद्ध स्वर, कौन कौन से स्वर है दोस्तों मुख की आकृति के आधार पर है? समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर और अर्धविवृत स्वर। ये 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर और जो चौथा प्रकार है वह कौन सा है दोस्तों? अर्धविवृत स्वर। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि समृद्ध स्वर में कौन से स्वर आते हैं, विवृत स्वर में कौन से स्वर आते हैं, अर्धसमृद्ध स्वर में कौन से स्वर हैं और अर्धविवृत स्वर में किन स्वरों को शामिल किया गया। ये चारों वर्गीकरण हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर में जो स्वर आते हैं वह है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। दोस्तों ये समृद्ध स्वर है। और विवृत स्वर क्या है? विवृत स्वर है आ, जिसके उच्चारण में पूरा मुंह खुल रहा है, वह है विवृत स्वर। हमने देखा समृद्ध स्वर, विवृत स्वर। अब हम देखेंगे अर्धसमृद्ध स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे दोस्तों? अ आएगा, ए और ओ। यहाँ हमने देखा अर्धसमृद्ध स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे। अब हम देखेंगे अर्धविवृत स्वर में कौन कौन से स्वर शामिल किए गए हैं। अर्धविवृत स्वर में है ए और ओ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि मुख की आकृति के आधार पर स्वरों को 4 वर्गों में रखा गया है। स्वर के 4 भेद हैं मुख की आकृति के आधार पर। कौन कौन से हैं? समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और अर्धसमृद्ध स्वर। इसमें हमने देखा कि किन स्वरों को रखा गया है। इस तरह से हमने स्वर के भेद 4 आधार पर देखे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा उससे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम इसे भी ध्यान में रख करके अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स आज हमने वर्णमाला डिस्कस किया। वर्णमाला में हमने वर्ड देखा, वर्ड के भेद देखे और फिर हमने स्वर के भेद को पढ़ा। अयोगवाह किसे कहते हैं हम लोगों ने यह भी देखा। अब हमने स्वर के भेद फिर टॉपिक को डिस्कस किया। स्वर के भेद 4 आधार पर होते हैं। कौन कौन से 4 आधार हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या फिर हम कह लें कि मात्रा के आधार पर। उसी में हमने देखा मूल स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर क्या होते हैं, सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं। फिर दोस्तों हमने देखा दूसरा आधार जीवा के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का कौन कौन सा भेद है, स्वर का क्या क्या वर्गीकरण किया गया है। फिर हमने तीसरा देखा ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार।